आप सभी लोगों को नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी चैप्टर साइंस बायोलॉजी का जो है बहुत लॉन्ग चैप्टर है। तो पहले इसका थ्योरी देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और घटना चक्र का ऑलरेडी एक वीडियो हो चुका है 2-3 चैप्टर का, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के फटाफट स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति अपनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी लिनियस को कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, किंतु वर्तमान में फ्रीटिकर 1969 की 5 जगत प्रणाली को मान्यता दी गई है। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत मोनिरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतुओं में विभाजित किया है। मोनिरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। और ये एक कोशिकीय जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इसमें हम माइकोप्लाज्मा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है। माइकोप्लाज्मा जो है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य जीव हैं। इन्हें मोनिरा जगत में रखा जाता है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखी जा सकती है। यह मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु जो होते हैं परपोषी, हेटेरोट्रॉपिक तथा स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी होते हैं, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मेथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं। तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। इसके अलावा जो है फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों नोड्यूल्स में भी पाए जाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया इनको पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं राइजोबियम सहजीविता सिम्बायोसिस प्रदर्शित करते हैं। ये जो राइजोबियम होते हैं सिम्बायोसिस सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। प्रोटिस्टा जगत, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव सम्मिलित हैं। शैवाल जो होता है हरिम युक्त क्लोरोफिलस संवहन उत्तक रहित नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स हैं। जो शैवाल होते हैं ना, वो हरिम युक्त संवहन उत्तक और थैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है। सही बात है, शैवालों में कहाँ से जड़, तना, पत्ती आएगा। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही भोजन बनाते हैं। और जैसे कि समुद्र, नदी, जहाँ भी पानी रहता है वहां पे काई लग जाती है, वही शैवाल होते हैं। अर्थात ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इनके आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, इनके कलर के आधार पर। तो ये कलर के आधार पे 3 हैं, कौन से? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। हरा शैवाल हरे वर्णक के कारण क्लोरोफाइसी, लाल शैवाल लाल वर्णक के कारण रोडोफाइसी, भूरा शैवाल भूरे वर्णक के कारण फियोफाइसी। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है, पादप जगत के अंतर्गत। तो कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जिनको पादप के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, ना कि मोनिरा में सिर्फ। अब है हम लोग पढ़ लिए क्या क्या, तो कवक पढ़ेंगे, ठीक है। कवक, इसके पहले क्या पढ़े थे? तो प्रोटिस्टा जगत पढ़े थे और शैवाल वगैरह, ठीक है। और इसके पहले पढ़े थे हम लोग मोनिरा, ठीक है, मोनिरा, साइनोबैक्टीरिया। और ये प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया सब होता है क्या? मोनिरा में होता है। प्रोटिस्टा भी पढ़ लिया, तो ठीक है।
और प्रोटिस्टा में क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी देख लिए। अभी है कवक, तो कवक हरिम रहित संवहन उत्तक रहित थाइलोफाइट है। जो कवक है वो थाइलोफाइट से भी था, जैसे वो था ना अभी क्या पढ़े थे प्रोटिस्टा भी था थाइलोफाइट, शैवाल वगैरह, वैसे तरह से कवक भी वही हैं। ये परपोषी होते हैं। देखिए अभी प्रोटिस्टा जो था शैवाल थे स्वपोषी थे, लेकिन कवक जो होते हैं परपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। खमीर और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। खमीर, कुकुरमुत्ता या मशरूम जो होते हैं वो एक प्रकार के कवक होते हैं। खमीर एस्कोमाइसिटिज कुल का, खमीर जो होता है एस्कोमाइसिटिज कुल का, जबकि मशरूम जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटिज कुल का सदस्य होता है। तो खमीर जो होता है एस्कोमाइसिटिज कुल का और मशरूम जो होता है बेसिडियोमाइसिटिज कुल का होता है। कवक मूल माइकोराइजा का बात किया जाए तो कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करते हैं। तो जो कवक मूल होते हैं माइकोराइजा होते हैं वो कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करते हैं। वहीं अगर लाइकेन की बात की जाए तो लाइकेन मिश्रित जीव है। लाइकेन कैसा जीव है? तो मिश्रित जीव हैं जो कवक और शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। लाइकेन जो है वो मिश्रित जीव हैं और ये कवक और शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। पादप जगत, इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक और स्वपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। उत्पादक प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। घटपर्णी या नेपेंथिस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए घटपर्णी या नेपेंथिस का पौधा जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है और ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। यह प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बना लेते हैं। ठीक है, कौन से? घटपर्णी या नेपेंथिस। अब उपभोक्ता क्या है? तो परोपजीवी होते हैं। कंज्यूमर्स अर्थात दूसरे जीवों से बना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे तृणभक्षी या शाकाहारी। ठीक है, जो शाकाहारी हैं वो भोजन कहाँ से लेते हैं? दूसरे पौधों से बनाया हुआ भोजन। तृणभक्षी भी वही करते हैं। ठीक है, जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु जो होते हैं वो गौण उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। अर्थात कि जो घास फूस कंद मूल खाए वो प्राथमिक उपभोक्ता, जो डायरेक्ट जो सूर्य से खाना बनाता है प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण से, उसको खाए वो प्राथमिक, और जो प्राथमिक को भी खा जाए वो द्वितीयक। ठीक है, गौण उपभोक्ता उसको बोलेंगे सेकेंडरी। बीबंधक या अपघटक क्या होता है? ठीक है, डिकम्पोजर, अपघटक सब लोग जानते हैं कि नया नाम आ गया बीबंधक। तो ये मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, इसीलिए जो जीव मृत हो जाते हैं उनको ये गला देते हैं कहीं ना कहीं। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधे, तो इसके अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार, ठीक है, ब्रायोफिलम, घिक्वार, एलोया इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मृदभेदी पौधों की जड़ें प्राय लंबी होती हैं, जबकि तने छोटे छोटे रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत ही होते हैं। लंबी इसलिए होती है, इनको जल चाहिए, और चूंकि वहां पे मरुस्थल है तो जल बहुत नीचे होगा। इनकी बाह्य त्वचा मोटी होती है, ठीक है, और उपचर्म क्यूटिकल की परत से ढकी होती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल हो जाते हैं। ठीक है, तो मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों के कुछ भाग ज्यादा मांसल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जल को संचय करना है। वहीं फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें लगभग 25 से 30 मीटर तक लंबी होती हैं और ये भूमिगत जल सतह तक पहुंच
जाती हैं। अब है हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद पौधे। तो हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद जो पौधे हैं ये बहुत अधिक जल वाले स्थान पे पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा जहाँ पे जल होता है वहां पे हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद पौधे होते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद पौधे में बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं। ठीक है, वायु से, तथा पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। वायु से भरे होते हैं और पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। लवण मृदुभिद हाइलोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होता है, जैसे कि समुद्र वगैरह में या बहुत खारे पानी में। अधिपादप एपीफाइट्स कैसे पौधे हैं? तो ऐसे पौधे जो दूसरे जीवित पौधों पे यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, उनको मतलब कि वो खड़े नहीं हो सकते, लता टाइप का कुछ होते हैं, तो वो एपीफाइट्स जो होते हैं अधिपादप, वो दूसरे पे इसलिए होते हैं ताकि हमको सपोर्ट मिल सके, सहारा, ना कि पोषण हेतु। ठीक है, उदाहरण आर्किड है। तो ये दूसरे पौधे पे इसलिए आश्रित होते हैं क्योंकि उनको पोषण नहीं चाहिए, इनको सहारा चाहिए। ठीक है, एपीफाइट्स इनको कहते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग क्या है जीवन चक्र से? पुष्प। फूल, फूल नहीं आएगा उसका वंश बढ़ेगा ही नहीं। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है, इसीलिए पुष्प इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरक जो होती है वो प्रकंद का भाग होती है। आलू स्तंभ कंद का और लहसुन सल्क कंद। लहसुन सल्क कंद, अदरक प्रकंद और आलू स्तंभ कंद। तथा शूरन और जिमी कंद जो होती है वह घन कंड का। शूरन और जिमी कंद घन कंड का उदाहरण है। शकरकंद कान वोल ओलेसी कुल का पौधा है। शकरकंद जो है कान ओल ओलेसी कुल का पौधा है। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। ठीक है, रूपांतरित जड़ है शकरकंद का। इसके अलावा गन्ना, आलू, अदरक ये सभी जो है ना तने के रूपांतरित हैं, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। गन्ना का भी, आलू का भी, अदरक का। देखिए, आलू में होता है स्तंभ कंद और फिर अदरक में होता है प्रकंद। ठीक, वहीं शलजम, गाजर और शकरकंद जड़ों के रूपांतरित होते हैं, अर्थात कि इनका जो संग्रह अंग है वो जड़ है। शलजम का जड़ है, गाजर का जड़ है और शकरकंद का भी जड़ है। ठीक है, मटर जो होता है मटर जो होता है ना लेगुमिनेसी कुल का द्विबीजपत्री है। ये द्विबीजपत्री, तो इसके बीज को हम लोग जब बाइफरकेट करते हैं तो दो पार्ट निकलते हैं, तो ये द्विबीजपत्री है लेगुमिनेसी कुल का मटर। शाकीय जो होता है हर्बेशियस तथा एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, शाकीय एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए प्रतान टिंड्रिल पाया जाता है। इसमें सहारे के लिए प्रतान या टिंड्रिल पाया जाता है। गन्ना जो है ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। गन्ना जो है ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। जिसका गन्ना ग्रेमिनी या पोएसी कुल का है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन, ठीक है, इसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना जो होता है ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व नोट्स तथा पर्व संधि या इंटरनोट्स पाए जाते हैं। तो जो ग्रेमिनी या पोएसी कुल के होते हैं ना, इनका तना जो होती है वो ठोस होती है, संधिबद्ध होती है और उसमें जो नोट्स और पर्व संधियां इंटर नोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नोट्स हिंदी में पर्व और इंटर नोट्स पर्व संधियां पाई जाती हैं। किसमें? तो जो ग्रेमिनी पोएसी कुल के होते हैं। ठीक है, लौंग जो है लौंग मिटेसी कुल का साइजिजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरिक्योफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष के सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किससे मिलता है? पुष्प कलिका से। लेकिन यह किस कुल का है? तो मिटेसी कुल का। इसका उपयोग जो होता है खाद्य पदार्थों, दंत शूल निवारक में किया जाता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया है। लौंग इंडोनेशिया में मिला था। इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है, इसे इरिडेसी कुल, ठीक है, लौंग मिटेसी कुल, केसर इरिडेसी कुल, लौंग मिटेसी कुल, लौंग मिटेसी कुल, केसर इरिडेसी कुल। तो इरिडेसी कुल के अंतर्गत भी क्रोकोस्टाइवम नामक पौधे के पुष्प की कहाँ से मिलता है? तो वर्तिका से, केसर वर्तिका से।
तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से, ठीक है, वर्तिका स्टाइल और वर्तिकाग्र स्टिग्मा। इसका उपयोग औषधि में, भोजन पदार्थ में, सुनहला स्वादिष्ट बनाने में। केसर में सैफ्रोनॉल एवं पिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। केसर में सैफ्रोनॉल और पिक्रोक्रोसिन, सैफ्रोनॉल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधे का वनस्पतिक नाम जो है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस है। भिंडी के जो पौधे होते हैं उनका वनस्पतिक नाम क्या है? तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, एबोलमोस्कस एस्कुलेंटस। इसका जो फल होता है वो कैप्सूल के आकार का होता है और इसका संपूर्ण भाग भिंडी का खाया जा सकता है। इसका फल कैप्सूल के आकार का होता है। तो भिंडी एक फल है, सब्जी बना के हम लोग भले ही खाते हैं भुजिया, लेकिन है ये फल, ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद, ठीक है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद है, रिजोम है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वनस्पति के नाम कुरकुमा लौंगा है, हल्दी कुरकुमा लौंगा। यह जिंजीबरेसी कुल का सदस्य, जिंजीबरेसी कुल का सदस्य कौन है? तो हल्दी है। इसका उपयोग औषधि, मसाला, रंग कारक इत्यादि में होता है। शहतूत, अनानास और कटहल, ये तीनों का तीनों नाम खतरनाक है। ये तीनों का फल सिरोसिस कहलाता है। कटहल, अनानास और शहतूत सिरोसिस। काजू व सिंघाड़ा का जो फल है वो नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीज चोल फ्लेसी एरिल खाया जाता है। तो सिंघाड़ा का बीज खाया जाता है, जबकि लीची का मांसल बीज चोल या एरिल या फ्लेसी एरिल, लीची का फ्लेसी एरिल, हिंदी में बीज चोल मांसल खाया जाता है और सिंघाड़ा का बीज। सेब और नाशपाती का फल जो है वो पोम, ठीक है, सेब और नाशपाती का फल जो है वो पोम है, जबकि खीरा, खरबूजा, लौकी का फल पीपो है। तो खीरा, खरबूजा, लौकी पीपो और नाशपाती और सेब पोम। नाशपाती, सेब पोम और खीरा, खरबूजा, लौकी का फल पीपो कहलाता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। उदाहरण सेब, काजू, नाशपाती इत्यादि। वहीं घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है, ठीक है, एलोवेरा तो अभी सभी लोग जानते हैं, घृत कुमारी भी इसका नाम है। गन्ना तथा कपास, गन्ना और कपास जो है वो नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, ठीक है, गन्ना कपास नकदी है। वही महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत के मैदानी क्षेत्रों में। इसके फल से तेल और इसके फूल से शराब बनाई जाती है। महुआ के फल से तेल और फूल से शराब, मतलब महुआ कैसे भी बहुत फायदेमंद है। एक तो जंगलों में आसानी से मिल जाएगा और बस इसके फल से तेल निकाल लो और फूल से शराब बना लो, ठीक है। कोनाइन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक आवृत बीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजी पादप से तैयार किया जाता है, ठीक है। मलेरिया के निदान के लिए आर्टीथर जो औषधि है, आर्टीथर, वो कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है बीजीय पादप सीधे प्लांट से। एट्रेविन, क्लोरोक्विन बहुत चर्चा में रहा था कोविड-19 के समय। इसके अलावा एट्रेविन, ये सभी भी औषधियां भी मलेरिया निदान के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, एट्रेविन और क्लोरोक्विन। सन, पटसन और जूट, सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त किया जाता है। वही कपास से उसको ना फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगे रेशों से प्राप्त किया जाता है। तो पूछिएगा ये कपास कहाँ से मिलता है? तो बीज से मिलता है और बीज में लगा रहता है रेशा, उससे निकालेंगे कपास। और ये दो प्रकार का होता है कपास, एक बड़ी लिंट रेशा और छोटी फज रेशा। तो बड़ी लिंट रेशा और छोटी फज रेशा। लिंट रेशे क्या है? तो व्यावहारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कपास के लिंट फाइबर्स, ठीक है। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक जो है सेलुलोज है। इसकी मात्रा लगभग 91 से 94% होती है कपास में सेलुलोज। इसमें लगभग 6 से 8% जल भी होता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण इत्यादि भी पाए जाते हैं, ठीक है।
पपीता का वनस्पति का नाम कैरिको पपाया। पपीता का वनस्पति का नाम कैरिको पपाया है। इसमें उपस्थित पैपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पैपेन प्रोटीन का पाचन। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिकोजेंथिन, ठीक है। कैरिको पपाया तो ये है, लेकिन कैरिकोजेंथिन की वजह से ये पीला होता है। सेब के फल में लाली का कारण जो होता है वो एंथोसायनिन होता है। वहीं लाल रंग नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन की वजह से गाजर में रंग होता है, टमाटर में लाइकोपिन वर्णक होते हैं, और पीले रंग के वर्णक जो होते हैं जैंथोफिल, वो कहाँ होते हैं तो हल्दी में। जैंथोफिल हल्दी में होते हैं, लेकिन कैरिकोजेंथिन जो होते हैं वो ये भी पीला देता है, ये पपीता में देता है, जैंथोफिल हल्दी में। वहीं चुकंदर में विटानिन होता है, ठीक है, विटानिन। अफीम के पौधे का वनस्पति के नाम। तो अफीम के पौधे का वनस्पति का नाम पैपावस सोमनिफेरम है। अफीम के पौधे का वनस्पति का नाम पैपावस सोमनिफेरम है। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी कहते हैं, ठीक है। अफीम के पौधे को सामान्यतः ओपियम पॉपी कहते हैं। इससे नोस्कापिन, पैपावरिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधियां प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। तो अफीम से क्या क्या मिलता है? नोस्कापिन, पैपावरिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन इत्यादि औषधियां ड्रग्स प्राप्त की जाती हैं। मॉर्फिन जो होता है पौधों के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। मॉर्फिन जो होते हैं वो पौधों के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। लहसुन तथा प्याज की अभिलाक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है, ठीक है। लहसुन और प्याज का जो गंध आता है वो सल्फर यौगिक के कारण आता है। वहीं प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है, ठीक है। तो प्याज से अगर सल्फेनिक अम्ल निकाल दिया जाता है तो आंसू आ जाते हैं, ठीक है। प्याज के छिलके उतारने से आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। वहीं जो सल्फर यौगिक से इसमें गंध आता है। वहीं मिर्च का जो तीक्ष्ण या तीखापन होता है ना, कैप्सेसिन से, ठीक है, कैप्सेसिन से मिर्च का तीक्ष्ण या तीखापन। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C18H27NO3 है। C18H27NO3। वनस्पति विज्ञान में किसी प्रारूह एम्ब्रायोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में किसी प्रारूह एम्ब्रायोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कच्छ एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। देखिए, पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रारूह जो होता है वनस्पति विज्ञान में किसको कहते हैं? तो प्रारूह जो होते हैं एम्ब्रायोनिक शूट कहते हैं। एम्ब्रियो वैसे भी भ्रूण होता है, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है, तो ये कली या कलिका होती है। और यह कहाँ मिलता है? तो किसी पत्ती के एक्सिल या तने के अंतिम छोर पे होता है, ठीक है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष के छाल से मिलता है। कॉर्क जो है ओक के छाल से प्राप्त होता है। इसका वनस्पति का नाम क्यूबिकस सुबर है, ठीक है। वनस्पति का नाम क्या है कॉर्क का? तो क्यूबिकस सुबर। कॉर्क का वनस्पति का नाम क्यूबिकस सुबर। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन रीजन है। कवक, पादप और जंतु। यहाँ पे देखिए प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक जीव, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये पांचों का पांचों जो है ना फिल्टर के अनुसार, तो इसको यहाँ पर दिया गया है। देखिए इन शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए, मोनेरा एक कोशिकीय जीव होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, जैसे एग्जांपल माइकोप्लाज्मा और जीवाणु, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु मोनेरा में आते हैं। वहीं प्रोटिस्टा का बात करें तो यह यूकैरियोटिक जीव होता है, लेकिन इसमें अधिकांशतः एक कोशिकीय ही होते हैं, जैसे कि अधिकांशतः शैवाल आपको प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। इसके अलावा संघ प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा में आएगा, जबकि माइकोप्लाज्मा और जीवाणु जो होते हैं मोनेरा में होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। कवक भी यूकैरियोटिक होता है और इसमें जो होती है अधिकांशतः बहुकोशिकीय होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय था और कवक में बहुकोशिकीय, जैसे कि ईस्ट और मशरूम हो जाएंगे कवक। और जो प्रोटिस्टा वाले थे ना वो स्वपोषित थे, अर्थात अपनी खाना भोजन खुद बनाते थे, लेकिन जो कवक थे वो दूसरों से भोजन लेते थे। पादप, पादप भी क्या है? तो ये यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ठीक। और पादप दो प्रकार के, एक उत्पादक और एक स्वपोषी।
जंतु, तो जंतु में सभी क्या होते हैं ना, उपभोक्ता जीव होते हैं। जंतु में सभी उपभोक्ता होते हैं, कोई उत्पादक नहीं होता, कोई अपना भोजन नहीं बनाता है। लेकिन पादप में कुछ उत्पादित भी करते हैं, कुछ बनाते भी हैं। जंतु में सभी उपभोक्ता हैं, जैसे कशेरुकी में मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, और अकशेरुकी में जैसे कि मछलियां सब, पोरीफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोड, एनालिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और संघीय जीव इत्यादि देखने को मिलता है। ठीक, जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत जो समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या जो है कीटों की है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो कीटों की है। कीट जो होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जो जातियां होती हैं 10 लाख से भी अधिक वो कीटों की हैं। वहीं पादप जातियों की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 4 लाख है। पादप जातियों की संख्या कितनी है, लगभग 4 लाख है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। प्राय सभी जितने भी एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव, उन सभी में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा जो होती है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है। अमीबा जो है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। अमीबा जो है द्विखंडन विधि से जनन करता है। वही केकड़ा मैलेकोस्ट्रिका, केकड़ा जो है कोस्ट्रिका वर्ग, जबकि जो बरूथी है ना, बरूथी बिच्छू तथा मकड़ी जो है आर्किनिडा वर्ग से संबंधित आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं। तो बरूथी, बिच्छी, मकड़ी ये सब आर्किनिडा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी, आर्किनिडा, केकड़ा, मैलोकोस्ट्रिका ये सब संघ से आते हैं। वहीं आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु ये सारे के सारे हैं। टिक की बात करें, टिक और माइट, तो वास्तव में मकड़ी वंशी हैं। कीट और माइट जो मकड़ी वंशी हैं, ये एरेनी गण, ऑर्डर एरेनियंस और एनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग जो होते हैं वो संधि युक्त होते हैं। शरीर जो होती है द्विपार्श्वीय, बाइलेटरल एवं त्रिस्तरीय ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 6 अर्थात 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जुगनी या जो खद्दोत होते हैं वो कीटों का एक परिवार है। जुगनू या खद्दोत जो है वो कीटों का एक परिवार है। इनमें चमक जो होती है ना ल्यूसिफेरेज के कारण होती है। तो ल्यूसिफरेज नामक एंजाइम होती है, उसी के कारण इनमें क्या होता है, चमक होता है। मादा मच्छर, जो मादा मच्छर है ना, मच्छर के मुख उपांग पक्षियों एवं स्तनियों के त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपयोजित होते हैं। तो मादा मच्छर के मुख उपांग जो होते हैं वो पक्षियों एवं स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए होते हैं, जबकि नर मच्छर के मुख उपांग जो होते हैं वो फल फूल को रस चूसने के लिए होते हैं। वही मादा मच्छर का जो होता है ना मुख उपांग वो खून, पापड़। कीटों में ट्रैकी, ठीक है, कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र, ट्रैकियल सिस्टम तथा उत्सर्जन जो होती है मैलिपीघी नलिकाओं द्वारा होता है। तो कीटों में जो ट्रैकी होती हैं, कीटों में ट्रैकी, इनके द्वारा ही ट्रैकियल सिस्टम या श्वसन हेतु वातक तंत्र होता है। उत्सर्जन जो होती है मैलिपीघी नलिकाओं द्वारा होता है। तो कीटों में उत्सर्जन मैलिपीघी नलिका, वही इनका श्वसन ट्रैकी। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पे पनपता है। शहतूत, ठीक है। लाख जो होती है ना, लाख, कैरिया लैका एवं लैसिफर लैका, 2 प्रकार का लाख, कैरिया लैका और लैसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होती है। जो लाख होती है 2 को कीट है, कैरिया लैका और लैसिफर लैका, ठीक है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट है। मधुमक्खियां कैसी कीट है, सामाजिक, जो फूलों से मकरकंद इकट्ठा करके शहद बनाते हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंकटैडा, ठीक है। मोती जो है मोलस्का के जीव संघ के पिंकटैडा या पर्ल एस्टर या पिंकटैडा द्वारा प्राप्त किया जाता है। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतीय और यह सममिति इकाइनोडर्म जो है वो इकाइनोडर्म जो होता है ना वो समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई और यह सममित पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री वाले ड्यूटोरोस्टोमी यूसिलोमेट मेटाजोआ होते हैं।
इनके शिशु जो होते हैं प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय बायलेटरल होती है। इकाइनोडर्म जो होते हैं प्रायः अंडज होते हैं। इकाइनोडर्म कैसे हैं? तो अंडज, वो भी पैरिश है, ठीक है, अंडज है, मतलब अंडा से इकाइनोडर्मेटा अंडे देते हैं, इसका मतलब यही होता है। किंतु कुछ जो है पिंडज या सजीव प्रजक होते हैं, भी पैरिश होते हैं, मतलब अपना बच्चा देते हैं। इकाइनोडर्म अंडा देता है, ठीक है। अब ऑक्टोपस क्या है? तो सिफलाइपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु है ऑक्टोपस। तो सिफलाइपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु है ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं। इसके शरीर पे 8 भुजाएं पाई जाती हैं। विशाल स्क्विड्स तथा कोलोसल स्क्विड्स तथा कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़े अकशेरुकी हैं, ठीक है, सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। कोलोसल स्क्विड्स की लंबाई जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है, किंतु वजन जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है, वजन अधिक होती है। समतापी होमोथर्मल क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं समतापी होते हैं, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होकर के सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी जैसे हम लोग भी आते हैं। वहीं हेट्रोथर्मल क्या है? अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर और सरीसृप आते हैं, ठीक है, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप। रात्रिचर जंतु, तो ये दिन में आराम करते हैं रात्रिचर, किंतु रात में सक्रिय हो जाते हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है ना, जग जाते हैं, नॉक्चर्नल एनिमल, ठीक है। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं और इनमें सुनने की क्षमता ज्यादा होती है और सूंघने की भी क्षमता, क्योंकि रात में जग रहे हैं तो रात में थोड़ा दिखाई देगा, तो सुनेंगे ज्यादा, सूंघेंगे ज्यादा। एवं दृष्टि क्षमता विशेषता अनुकूलित होती है, जैसे कि मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी, ठीक है, चमगादड़, उल्लू, कीवी, मच्छर, ये रात में सक्रिय हो जाता है। ये सब के सब रात्रिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये वास्तविक मछलियां नहीं है, जैसे जेलीफिश, लग रहा है ना फिश, लेकिन ये मछली नहीं है। निडेरिया, सितारा मछली, स्टारफिश, इकाइनोडर्म। रजत मीन, मतलब ये संघ दिया है कि निडेरिया में जेलीफिश आता है और इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश। रजत या मीन जो है फिश, सिल्वर फिश, ये सब कीट वर्ग में आते हैं। कटल फिश, मोलस्का संघ में कटल फिश। हेग फिश, साइक्लोस्टोमेटा। डेविल फिश, मोलस्का और क्रेकिस आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, ठीक। कुछ वास्तविक मछलियां हैं जैसे कि फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, ये सब के सब वास्तविक मछलियां भी आई, ठीक है, भी फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, फैजल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश। डॉग फिश, देखिए डॉग फिश से क्वेश्चन बना हुआ है। स्कोलियोडॉन को कहते हैं, जो कि एक ओपेस्थीमीन कार्टिलिजिनियस फिश है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन जो होता है हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन बोनी फिश है। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े, गिल्स पाए जाते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतया जल में घुले ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित एडेप्टेड होती हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी परत ही जमती है। सर्दियों में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसलिए मछलियां जो होती हैं ना, जलीय प्राणी जो होते हैं, जमी हुई झील नदियों में भी जीवित रह जाते हैं, क्योंकि बस ऊपर से दिखता है जमा हुआ, नीचे से नहीं जमा रहता है। और इसी कंफ्यूजन में कुछ लोग चलते हैं और गिर भी जाते हैं पानी में, ठीक है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग, तो इसके अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय स्थलीय दोनों प्रकार से रह सकता है। सरीसृप पता ही है, जैसे कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प तो पता होता है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है, कछुआ और मगरमच्छ में, तो ये भी सरीसृप है, ठीक है, कछुआ भी और मगरमच्छ भी। अधिकांश सर्प जो होते हैं वो विषहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर, ये सब बहुत विषैले होते हैं। कोबरा, वाइपर, करैत, ये सब बहुत विषैले होते हैं।
विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिल हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विश्व दंत तालु से मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो विषैले सांप होते हैं इनके जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के एक जोड़ी जो है पीछे की ओर मुड़ा जो होता है विष दंत होता है वो उभरा हुआ रहता है। ठीक है, यह मैक्सिलरी दांत इसको जंभिका दंत कहते हैं, ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। तो एक्चुअली पूछेगा कि कौन सा दंत विष ग्रंथि से जुड़ा है, तो मैक्सिलरी दंत। विष ग्रंथियां कशेरुकीय प्रणालियों के लार ग्रंथियों के समान होती है। जैसे हम लोग का लार होता है ना, वैसे इनकी विष ग्रंथियां होती हैं। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो कि पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कंगारू जो होता है चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। तो बिना पानी पिए जो है सबसे लंबी अवधि तक कौन जीवित रहेगा, तो कंगारू चूहा। उसमें अनुकारिता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होता है। ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। इसकी लंबाई जो होती है ब्लू व्हेल की 33 मीटर होती है, 33 मीटर। तो ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर होती है तथा वजन जो होती है ब्लू व्हेल की 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होती है। स्पर्म व्हेल जो होते हैं विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। ठीक है, स्पर्म व्हेल बड़े बड़े दांतों वाली मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई 50 से 55 फीट होती है और वजन 35 से 45 टन होता है। समुद्री शेर और सील या फोका, ठीक है, सील को फोका कहते हैं। और समुद्री शेर, वालरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी हैं। इसमें डॉल्फिन जो है सिटेशिया गण, जबकि अन्य तीनों जो है कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। तो डॉल्फिन सिटेशिया गण के अंतर्गत आती है, जबकि सील, समुद्री शेर और वालरस जो है कार्निवोरा। डॉल्फिन बहुत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। वहीं समुद्री गाय सी काउ एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। जल में रहने वाली गाय है तो स्तनधारी ही होगा और ये शाकाहारी भी होगा। ठीक है, एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी हैं। एकिडना और प्लेटिपस ऐसे स्तनपायी हैं जो स्तनपायी तो हैं लेकिन अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे। एकिडना प्लेटिपस। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। तो पूछेगा कि भारत में विशालतम मृग प्रजाति कौन सी है? नीलगाय। वैसे भी नीलगाय अभी कोई भी मैदानी इलाकों में कोई भी जानवर नहीं देखने को मिलेंगे। नीलगाय हमेशा हर जगह देखने को मिलते हैं, मैदानी इलाकों में भी। कपि जो होते हैं प्राणी जगत में होमिनियोडिया महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। होमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य जातियों को कहा जाता है क्या? कपि। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है हीन कपि और दूसरा है महाकपि। ठीक है, इनके दो मुख्य शाखाएं हैं कौन कौन से? तो हीन कपि एवं महाकपि। तो हीन कपि ये छोटे आकार के कपि होते हैं जैसे कि गिब्बन। हीन कपि छोटे आकार के कपि होते हैं जैसे कि गिब्बन। वहीं महाकपि जो होती है बड़े आकार के मानव नुमा कपि होता है जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांगोटान और मनुष्य। लंगूर कपि वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, लंगूर जो है वो कपि वर्ग में नहीं आता बल्कि वानर जो होता है वर्ग में शामिल होता है। लंगूर जो है कपि में नहीं आता बल्कि लंगूर वानर वर्ग में आता है। ठीक है, तो दो प्रकार के कपि, हीन कपि, महाकपि। हीन कपि में छोटा, महाकपि में बड़ा। तो हीन कपि के एग्जाम्पल गिब्बन, हीन कपि के एग्जाम्पल गिब्बन। महाकपि के एग्जाम्पल चिंपैंजी और गोरिल्ला और ओरंगोटान और मनुष्य सभी आ जाएंगे महाकपि। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये फंसता है कि लंगूर जो है वो कपि वर्ग में नहीं आता है। आना तो चाहिए लंगूर कभी, लेकिन नहीं आता। देखिए, चिंपैंजी आएगा, गोरिल्ला आएगा, ओरंगोटान, मनुष्य सब आएगा, लेकिन लंगूर नहीं आता है, ये वानर वर्ग में आता है। वर्तमान मानव होमो सेपियंस बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है और इनमें चिंतन, जानने की इच्छा, तर्क संगत, अक्षरबद्ध वाणी, भौतिक मुद्रा, भावनाओं के व्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है और यही कपाल गुहा ही है जो ये सारे क्रिएटिविटी का जड़ है।
तो 1350 से 1500 क्यूबिक जो है गुफा है कपाल गुहा किसका, तो मानव का, ठीक है, होमोसेपियंस का। तो अब इस वीडियो को, इस चैप्टर को, वर्गीकी को करते हैं बाय बाय। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है, बहुत लॉन्ग है चैप्टर, बहुत ज्यादा, तो कम से कम 1.5 या 200 समथिंग क्वेश्चन है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।